भारत ने अंतरिक्ष में एक और ऊंची छलांग मारते हुए मिशन शक्ति के रूप में बड़ा कारनामा कर दिया है, जिसके तहत भारत अब विश्व का चौथा देश बन गया है, जिसके तहत भारत ने एंटी सैटेलाइट मिशन का सफल परीक्षण किया है। लेकिन इस पर पीएम मोदी ने देश के वैज्ञानिकों को बधाई दी है। हमारे वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में, स्पेस में 300 किलोमीटर दूर LEO लो अर्थ ऑर्बिट में एक लाइव सैटेलाइट को मार गिराया है। इस मिशन की सफलता के बाद सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने मिशन शक्ति की सफलता के लिए DRDO की सराहना की, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि वह मोदी को विश्व रंगमंच दिवस की बधाई देते हैं। गांधी ने ट्वीट कर कहा, बहुत खूब DRDO, आपके कार्य पर हमें गर्व है। कांग्रेस के प्रहार के बाद भाजपा की तरफ से वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार इसका श्रेय न ले, यह योजना 2014 में शुरू हुई। पिछली सरकार ने इस पर इच्छा शक्ति नहीं दिखाई थी। जो अपनी गलत पीठ थपथपाते हैं अपने फेलियर्स के लिए, उनको याद रहे कि उनकी जो कहानी है उसके फुटप्रिंट्स बहुत लंबे हैं और कहीं ना कहीं इस झूठ के फुटप्रिंट्स मिल जाते हैं। इस चुनावी मौसम में न केवल श्रेय की राजनीति चरम पर है, बल्कि दल बदलू भी काफी सक्रिय है। जयप्रदा, शत्रुघ्न सिन्हा, सावित्रीबाई फुले, घनश्याम तिवारी, जनार्दन सिंह गहलोत और सुरेंद्र गोयल जैसे नेताओं ने दूसरे दल का दामन थाम लिया। ऐसे में यह कहा जा सकता है कि लोकसभा का चुनावी मौसम अभी ऐसे कई और मौके लाएगा, जहां श्रेय की राजनीति भी चमकेगी और दल बदलुओं की राजनीति भी। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। खास खबर आपने देखा। खास खबर का मजमून हम बात करेंगे स्पेस में भारत की एक बड़ी उपलब्धि, एंटी सैटेलाइट मिसाइल की भी लॉन्चिंग की गई है, जिसके जरिए अगर कोई खुफिया सैटेलाइट भी आता है तो उसे भी अंतरिक्ष में, स्पेस में मार गिराया जा सकता है। यह एक सफल परीक्षण किया गया है। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री, उन्होंने देश के नाम संबोधन में इसका खुलासा भी किया। हम आपको बता दें कि उड़ीसा के एपीजे अब्दुल कलाम लॉन्च पैड पे, जो कोस्टल एरिया में है, वहां से इसकी लॉन्चिंग हुई और बाकायदा यहां से 2000 किलोमीटर दूर, या कहें कि LEO में 300 किलोमीटर जाके, और उस मिसाइल ने 3 मिनट में अपने उद्देश्य में सफल हो पाया। यहां जैसे ही प्रधानमंत्री ने इसकी जानकारी देशवासियों को दी, उसके तुरंत बाद ही ट्विटर वार शुरू हुआ। अहमद पटेल और अन्य नेताओं ने, जो विपक्ष के नेता हैं, उन्होंने कहा कि बड़ी खुशी की बात है कि यूपीए गवर्नमेंट के वक्त इस काम को हाथ में लिया गया था, आज मकसद में हम सफल हुए हैं, बधाई हो। दूसरी ओर फिर एक दूसरे पे ट्विटर वार, इधर से वो, यानी कि एक चुनावी माहौल है तो हर चीज के क्रेडिट लेने की एक लड़ाई शुरू हुई है। खैर, लेकिन हम वर्तमान हालात पे बात करेंगे। ये तो हमारा एक सैटेलाइट लॉन्चिंग की, जिसके जरिए हम कहेंगे कि सभी को बधाई, वैज्ञानिकों को बधाई, और एक देश के खाते में बड़ी उपलब्धि गई है, इसे इस तरह से माना जाना चाहिए। लेकिन दल बदलुओं का क्या होगा? देश की सियासत में एक बड़ा पारा चढ़ा हुआ है, कोई इधर, कोई उधर, कोई उधर, कोई इधर। लेकिन क्या वास्तव में इसका कोई असर पड़ पाता है? क्या राजनीतिक दलों को यह तय नहीं करना चाहिए कि 3 घंटे पहले जिसने हमारी पार्टी की डेफिनेशन भी नहीं समझी, हमारी पार्टी का पूरा, ये कहें कि जो पार्टी की एक गाइडलाइन है उसका भी पता नहीं है, और हम इधर आते हैं और उधर टिकट थमा देते हैं। कुछ ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। कार्यकर्ताओं की पीड़ा क्या होती है इसमें, इसको लेकर के भी चर्चा करेंगे। मजमून आपने हम देखा। हमारे साथ पंकज मीना जी, भाजपा नेता हमारे साथ है, राजेंद्र आर्य जी, कांग्रेस नेता हमारे साथ हैं। आपका स्वागत है। पंकज जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं सबसे पहले। 2 बड़े मुद्दे हम एक साथ ले रहे हैं। वजह यह है कि दोनों ऐसे वक्त पे हैं। एक में तो बड़ी खुशी की बात है कि बिल्कुल देश चौथी स्पेस ताकत बन गया है, जिसके पास में यह मिसाइल हाथ में है, और जो हमारा एक मिशन था
मिशन शक्ति, उसमें हम कामयाब हो पाए हैं। और दूसरी तरफ दल बदलू, मैं दोनों पे एक आपका रिएक्शन चाहूंगा कि मिशन शक्ति को लेकर के एक होड़ शुरू हो गई है प्रधानमंत्री के बयान के बाद से। जी योगेंद्र जी, बिल्कुल। मैं सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से देश की जनता को इस बात की बधाई देना चाहूंगा कि आज से भारत अंतरिक्ष में भी साधन संपन्न और सुरक्षा संपन्न हो गया है। इस बात के लिए देश की जनता को बधाई। एंटी सैटेलाइट मिसाइल क्या है, एक बार इसको थोड़ा सा समझना चाहिए। गत 5 वर्षों की बात करें तो हमने जहां अपनी जल के अंदर अपनी ताकत मजबूत करी, सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से थल में अपनी ताकत प्रदर्शित की और एयर स्ट्राइक के माध्यम से हमने हवा में अपनी ताकत का प्रदर्शन किया और ताकत से हमने एक उपलब्धि हासिल करके दिखाई पूरे विश्व को। आज उसी प्रकार से ए-सैट के माध्यम से हमने पूरे विश्व को ये जता दिया कि आज भारत बदला हुआ हिंदुस्तान है, ये नया हिंदुस्तान है। ये उपलब्धि पाने वाला आज भारत चौथा देश है। अगर बात करें अमेरिका, रूस और चीन के बाद में, अगर ये उपलब्धि केवल भारत के पास है। बड़ा सीधी सी बात है, आज भारत महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है। ये बात ठीक है कि यूएन के अंदर हमारी स्थायी सदस्यता नहीं है, परंतु हमने पिछले 5 साल में साबित किया कि हम महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है। और गत 5 वर्षों की बात करें तो केवल यही एक उपलब्धि नहीं है, अंतरिक्ष के मामले में गत 5 वर्षों में बहुत तरक्की हुई है। एक भारत इकलौता ऐसा देश है जो 100 सैटेलाइट एक साथ छोड़ता है और यूके, यूएस और कनाडा जैसे देश हमसे किराए पे सैटेलाइट छोड़वाते हैं। निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी उपलब्धि हुआ करती थी। मार्स मिशन हमारा कंप्लीट हुआ इसी 5 साल के अंदर और मार्स मिशन एक ऐसा मिशन था जो पहली बार में सफल परीक्षण मार्स पे उतारने का काम केवल हिंदुस्तान ने किया। अभी तक विश्व के अंदर कोई सा भी ऐसा देश नहीं जिसने मार्स के ऊपर पहुंचने की पहली बार में सफलता हासिल की। तो निश्चित रूप से ये मैं देश के वैज्ञानिकों को इस बात के लिए बधाई देना चाहूंगा और साथ ही जो आज भारत के अंदर एक मैं कहना चाहिए प्रगतिशील विकासवादी जो सरकार का काम कर रही है, ये निश्चित रूप से उसकी उपलब्धि ही मानी जाएगी। जी, दूसरा लेकिन चर्चा एक यह आ रही है, कांग्रेस का यह भी दावा है कि एक दिन का मिशन नहीं होता है, इसका क्रेडिट नहीं लेना चाहिए। कितने सैटेलाइट लॉन्च हुए, पता नहीं किस सरकार के वक्त से यह काम शुरू हुआ होगा, किस सरकार में पूरा हो रहा है, तो एक क्रेडिट की बात नहीं होनी चाहिए। ये वैज्ञानिकों का एक सतत प्रयास है, वर्षों की एक मेहनत होती है, जब जाके हम लक्ष्य में कामयाब हो पाते हैं। योगी जी, कांग्रेस पार्टी की हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी तो एक कुंठाग्रस्त है। अगर आज की बात करें, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को आज संबोधित किया, उसमें कहीं भी ये बात नहीं थी कि भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि है या कोई इस सरकार की उपलब्धि। उन्होंने, हाँ ठीक है, इस सरकार के अंदर काम हुआ, हर आदमी को अपना किए हुए काम की तारीफ मिलनी चाहिए और अपने किए हुए काम का लोगों को बताना भी चाहिए, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। परंतु आप ये देखिए, कोई भी उपलब्धि होती है, आप ये कहते हैं कि ये सारा काम हमारे टाइम पे शुरू किया हुआ था, हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, तो आप कहते हैं हमने तो 17 सर्जिकल स्ट्राइक की थी, हालांकि आज तक आपने एक बताई नहीं। तो हर बात पे ये होड़ और ये आपको इसको तुरंत राजनीतिक रंग देने की कोशिश करती है, तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस की कुंठा दिखाती है। तो मैं इस चीज कांग्रेस को और हमारे देश की उपलब्धियों को मेरे ख्याल से कहीं भी आपस में क्लब नहीं करना चाहिए। देश आज प्रगति के पथ के ऊपर है और जिस प्रकार से मैंने कहा, ये नया हिंदुस्तान है, ये आने वाले समय में विश्व की महाशक्ति बनेगा। हमारे उपलब्धियों के आधार पर हम इस बात को दावे से कह सकते हैं। चलिए राजेंद्र आर्य साहब, आपके पास आना चाहूंगा मैं। कुंठाग्रस्त है कांग्रेस, सरकार के हर काम को अपनी प्रगति के साथ में जोड़ना चाहती है और वर्तमान सरकार अगर कुछ कर रही है तो कांग्रेस को लगता है कि इसका कोई राजनीतिक फायदा उठाने वाली है। योगेंद्र जी, जो शब्द इन्होंने इस्तेमाल किया है कुंठा, तो कुंठा तो शायद किसी को होनी नहीं चाहिए, क्योंकि डीआरडीओ की स्थापना सन 1958 में हुए थे, तो 1958 में मोदी जी मात्र 8 वर्ष के थे। तो आज जो ये श्रेय ले रहे हैं जिन चीजों का, वो चीजें सतत प्रक्रिया के तहत हुई है। और फिर मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जिस ये सैटेलाइट इंटरसेप्टर की बात कर रहे हैं, ये कैपेबिलिटी भारत ने करीबन मार्च 7, 2011 को हासिल कर ली थी। मैं आपको ये न्यूज दिखाना चाहता हूं, कैपेबिलिटी टू न्यूट्रलाइज इनेमी सैटेलाइट प्रूव्ड, और इसमें हमारे वीके सारस्वत साहब थे, जो कि उस वक्त के रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार थे। उन्होंने ये दिया था कि द फ्रेश सक्सेस ऑफ द इंटरसेप्टर मिसाइल मिशन ऑन संडे हैज डेमोन्स्ट्रेटेड द कंट्रीज कैपेबिलिटी टू न्यूट्रलाइज एडवर्सियल सैटेलाइट इन स्पेस अकॉर्डिंग टू वीके सारस्वत, साइंटिफिक एडवाइजर टू द डिफेंस मिनिस्टर। तो ये उपलब्धि हम आज से 8 साल पहले हासिल कर चुके। उपलब्धि नहीं,
हमने आप नहीं, ये कह सकते हो कि इसके प्रयोग के लिए हमने काम शुरू कर दिया था। आउट ऑफ 6 इंटरसेप्टर मिशंस कंडक्टेड सो फॉर बाय द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन 5 हैव बीन सक्सेसफुल। तो इसका मतलब आप ये समझ लीजिए कि मिशन हम वो संपन्नता तो हासिल कर चुके थे, और फिर इनको तो क्या होता है कि हर एक चीज का श्रेय, मार्स की बात करते हैं, क्या 4 महीने में आपने मार्स का मिशन कंप्लीट कर दिया? मोदी जी शपथ लेके आए और शपथ लेते के साथ ही मार्स का मिशन हुआ, उन्होंने वो ले लिया। 100 सैटेलाइट साथ में लॉन्च किए तो उपलब्धि का श्रेय ले लिया। अरे भाई, ये तो सतत प्रक्रिया है। आज 58 का मतलब करीब 60 साल से हमारा डीआरडीओ चल रहा है। वहां पे हजारों वैज्ञानिक काम कर रहे हैं, हजारों तकनीशियन काम कर रहे हैं, रिसर्च हो रही है, सब लोग कर रहे हैं। इन चीजों का क्या, ये तो हमें करना ही है ना। हम विश्व की महाशक्ति हैं, अंतरिक्ष में भी है और परमाणु में भी है। आपको याद होगा 2004 की बात बताना चाहता हूं मैं आपको, जब अटल जी ने खुद कहा था कि परमाणु परीक्षण का श्रेय मुझे मत दीजिए, परमाणु परीक्षण का श्रेय दीजिए नरसिम्हा राव जी को, जो उनके काम में, उनके जो कार्यकाल में जो काम हुआ था या जो उन्होंने व्यवधान पार किए थे, उसका श्रेय उनको जाता है। तो मोदी जी के मुंह से कब कहा? 2004 का मैं अटल बिहारी वाजपेयी ने कब क्या? मैं आपको 2004 की न्यूज भेज दूंगा, वो न्यूज मेरे पास है, मैं ये आपको न्यूज दे सकता हूं। ठीक है, आप पोखरण की बात कर रहे हैं। पोखरण की बात कर रहा हूं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, तो लेकिन उन्होंने कहा था कि वैज्ञानिकों का ये जो प्रयास था, मैं कह रहा हूं ना आपको कि श्रेय वैज्ञानिकों का श्रेय सरकारों को नहीं लेना चाहिए, डिफेंस का श्रेय सरकारों को नहीं लेना चाहिए, सेना का श्रेय सरकारों को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इन चीजों में जिस दिन मैं एक बात जानना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी को मैंने पूरा स्पीच सुना, उनके स्पीच में, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री हैं, अगर बड़ी कोई उपलब्धि होती है तो उन्होंने देश के संबोधन में कहा इसको पॉलिटिकल एंगल से क्यों देखा जाना चाहिए? मैं फिर बता रहा हूं आपको, उसको पॉलिटिकल एंगल से इसलिए देखा जाना चाहिए क्योंकि मोदी जी ना इतिहास के अंदर जो चीजें हुई है उनको, तथ्यों को तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं और झूठ बोलते हैं। मैं फिर जोर देके कह रहा हूं, झूठ बोलते हैं। और कितनी बार झूठ बोला? मैं फिर बता रहा हूं आपको। उन्होंने कहा कि देश ने पहली बार ये उपलब्धि हासिल की, 8 साल पहले जो उपलब्धि हासिल हो चुकी थी, और उसके बाद में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस इन्होंने की है वित्त मंत्री जी ने, उन्होंने कहा कि पहले की सरकारों ने इस मिशन को रोका। अरे भाई, 8 साल पहले जो उपलब्धि हासिल कर दी उसमें रोका क्या? राजनीतिकरण तो वो खुद कर रहे हैं। जेटली जी की आप आज तक की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लीजिए, उसके अंदर उन्होंने बाकायदा उसका राजनीतिकरण करने की कोशिश की है। हम सेना के या रिसर्च के या अपने डिफेंस के मैटर्स पे, ये अगर डिफेंस के इतने ही सच्चे होते तो ये 100% एफडीए क्यों मंजूर करते साहब? आप बताइए ना। आज एचएएल की बात करो, चाहे डीआरडीओ की बात करो, आपको पता है कई जगह वैज्ञानिकों को तनख्वाहें तक नहीं मिल रही। हम इस चीज को राजनीतिकरण नहीं करना चाहते क्योंकि ये मुद्दा विषय चर्चा का विषय भी नहीं है, लेकिन अगर वो श्रेय लेते हैं तो उनको उन चीजों की तकलीफों को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि सरकारों ने, पूर्ववर्ती सरकारों ने बहुत काम किया। 1958, 60 साल, 61 साल हो चुके हैं भाई साहब, और उस चीज में जो डेवलपमेंट हुए उनको आज आप श्रेय ले रहे हो कि साहब हमने जो काम किए उससे हमने ये उपलब्धि हासिल कर ली। अरे भाई, रात दिन एक किया लोगों ने तकनीक के क्षेत्र में, वैज्ञानिक। हाँ। मैं योगी जी इस बात में एक चीज जोड़ना चाहूंगा। कहीं ना कहीं शायद मुझे लगता है कि राजेंद्र जी की मैं समझ पे किसी प्रकार का किंतु परंतु नहीं करना चाहता, परंतु आप जो 2011 की बात कर रहे हैं वो इंटरसेप्टर मिसाइल है, और अभी जो हम जिसकी बात कर रहे हैं, जो जिसकी हमने उपलब्धि की बात की है, वो एसेट है, एंटी सैटेलाइट मिसाइल। दोनों बातों में रात दिन का फर्क होता है। इन दोनों शब्दों में क्या फर्क है? सैटेलाइट दोनों में है। इंटरसेप्ट का मतलब आप समझते हो ना, इंटरसेप्ट का मतलब होता है रोकना, इंटरसेप्ट का मतलब रोकना। वो हमारे क्षेत्र में अतिक्रमण करेगा अगर दुश्मन देश का सैटेलाइट है। बिल्कुल सैटेलाइट में नहीं, आप गलत कर रहे हैं। इस फर्क को आप समझने की क्या कोशिश समझावा, अच्छी तरह से समझावा। नहीं, कैसे नहीं समझेंगे? आप इंग्लिश की व्याख्या कर लीजिए, मैं आपके सामने हिंदू का ये देता हूँ न्यूज, आपको मैं इसका लिंक भी भेजूंगा। चलो मैं दोनों को क्लियर कर दूंगा, एक बार आप समझा दीजिए। दूसरी चीज मेरा कहना यह है, आप जैसे न्यूक्लियर टेस्ट के बारे में आपने बहुत अच्छी बात कही, और नरसिम्हा राव साहब को भी आपने कोट करने की कोशिश की, पर यह भी तथ्य अच्छी से है कि नरसिम्हा राव साहब के टाइम पे एक बार मिसाइल क्या हुआ, आपका न्यूक्लियर टेस्ट होने की कोशिश हुई थी, और अल्टीमेटली आपने प्रेशर में कहिए या किसी कारण से अपने आप को रोल बैक कर लिया। ये कहीं ना कहीं सरकार का फेल्योर बताता है, और कहीं ना कहीं अटल जी सरकार की उपलब्धि बताती है कि उन्होंने पूरे विश्व का, खासकर परमाणु संपन्न देशों का विरोध मोल लेने के बावजूद किस प्रकार से उन्होंने परमाणु टेस्ट किया, और परमाणु टेस्ट करने के बाद ने बड़ा छाती से चौड़ा करके उन्होंने सीना गर्व से कहा कि हमने परमाणु परीक्षण किया है और अपनी सुरक्षा के लिए हमको करने का अधिकार है, और विश्व समुदाय इसके बारे में कुछ कहे, हमको उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और आपको इस बात को अच्छे से याद होगा, विश्व समुदाय ने खासकर परमाणु संपन्न देशों ने कई कुछ प्रकार के हमारे प्रतिबंध लगाए, जो हमने प्रतिबंध सहे और उसका मुकाबला किया,
और मजबूर होकर उन देशों को प्रतिबंध बाद में कालांतर में हटाने पड़े। ये एक मजबूत प्रधानमंत्री के लक्षण होते हैं। तो आपका तो कहना है सिर्फ 2 बार मजबूत प्रधानमंत्री इस देश को मिले, एक बार अटल बिहारी वाजपेयी और दूसरी बार नरेंद्र मोदी, बाकी कुछ नहीं हुआ इस देश में। देखिए मैं आपको एक ही बताता हूं। नहीं, मैं जो आप जो इंगित कर रहे हैं मैं वो जानना चाहता हूं। सिर्फ 2 प्रधानमंत्री मजबूत मिले इस देश को, बाकी कभी नहीं मिले। बिल्कुल, ये देखिए मैं इस बात को बड़ा स्पष्ट कर देना चाहता हूं। क्या कारण था, मैं एक छोटी सी बात से इस बात को थोड़ा सा आपका समय जरूर लूंगा। 1947 में देश आजाद हुआ, लगभग उसी कालखंड में जापान बर्बाद हुआ था जिसने उठना शुरू किया, लगभग उसी कालखंड में इजराइल का जन्म हुआ, लगभग उसी कालखंड में चीन का आजादी मिली। आज वो देश का है और हम का है। हम बड़े सीना चौड़ा तो करते हैं कि हमने ये बांध बनाया, ये हाईवे बनाया, ये डीआरडीओ बनाया, पर तुलना करके देखिए, अगर आप किसी चीज को, 2 चीज को, एक चीज को अच्छा और एक चीज को बुरा बताना चाहते हैं तो 2 चीजों की तुलना करनी पड़ती है। आप बताइए आज चीन कहां पहुंच गया? कहीं ना कहीं 55 साल तक कांग्रेस ने शासन किया हमारे देश के अंदर, उसके अंदर कमजोरी थी, जिस कारण से आज हमारे साथ में, हमारे बाद में आजाद हुए देश हमसे 4 कदम आगे हो जाते हैं और हम उनके मोहताज हो जाते हैं। 1948 के अंदर चीन आजाद हुआ, 1947 में भारत आजाद हुआ, 13 साल बाद के अंदर 1962 के अंदर वो चीन हम पे हमला करता है, हमारे लाखों सैनिकों के हमारे लाखों किलोमीटर अंदर घुस जाता है, हमारी इतनी जमीनें को उसका कब्जा कर लेता है। क्या कारण था? जबकि 1948 से पहले चीन की क्या स्थिति थी? ये कहीं ना कहीं हमारे नेताओं की नपुंसकता या उनकी कमजोरी बताता है, और इसके अलावा कुछ नहीं। नपुंसकता, आप कैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हो? आज डोकलाम के अंदर आ रहे तो आज सारे नपुंसकता आज सारी खत्म हो रही है। देखिए आप कैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हो? आप चौपाटी पर नहीं खड़े हैं, आप थोड़ा सा तरीके से बोलिए। पंकज मीणा साहब आप ऐसे मत बोलिए, शब्दों का उपयोग कर रहा हूं। नहीं, आप ऐसे मत बोलिए। मैंने यही कहा कि ताकतवर प्रधानमंत्री इस देश को सिर्फ 2 ही टाइम मिले हैं। बिल्कुल, एक नरेंद्र मोदी मिले, दूसरे अटल बिहारी वाजपेयी मिले। आज नरेंद्र मोदी फिर क्या हो गया था? उस समय हाईजेट से प्लेन करके लेकर के गए और उन बदमाश उन आतंकवादियों को छोड़ना पड़ा। वो ताकत कहां चली गई थी? फिर सुरक्षा के मामले में किसी से समझौता नहीं करेंगे। आज सर मैं ये कह रहा हूं, पंकज मीणा साहब, बार बार पंकज मीणा साहब आइए एक बात बताइए। पंकज मीणा साहब मैं तो एक बात जानना चाह रहा हूं, हिम्मत की बात दाद देता हूं आपकी, जो आप धड़ल्ले से कह हो रहे हैं। जब अजहर मसूद को छोड़ने के लिए गए थे तो उसको क्या कहें? फिर उसको क्या कहें? उसके लिए आप, वो तो हालात मजबूर कर रहे थे। उसके लिए तो आप अपना शब्द इस्तेमाल कर लो ना। आप कम से कम ऐसे शब्दों का प्रयोग मत करिए। देश के हर सरकार ने कुछ न कुछ किया होगा इस देश को। अजहर मसूद के मामले में आपको अच्छे से ध्यान में, सर्वदलीय बैठक के अंदर उसका निर्णय हुआ है। उस वक्त सर्वदलीय सभी नेताओं के उसमें सहमत। आप गलत जानकारी दे रहे हैं। कोई सर्वदलीय बैठक नहीं हुई थी। इन्फॉर्मेशन बिल्कुल मैं आपको करेक्ट कर रहा हूं अभी भी। मैं इस बारे में दावे के साथ कह सकता हूं कि सर्वदलीय बैठक के अंदर इन्फॉर्मेशन, ओनली इन्फॉर्मेशन, आप ही के रक्षा मंत्री के हवाले से सबको इन्फॉर्मेशन दी गई थी। आप ये मत कहिए कि सर्वदलीय बैठक हुई थी। बिल्कुल आप गलत बयान कर रहे हैं, गलत बयान दे रहे हैं, गलत बयान दे रहे हैं। बयान नहीं है ये बात, अच्छे की बात, बिल्कुल गलत बयान। मैं आपको दिखा सकता हूं ये इस बात का कि उस वक्त के जो जाने वाले जसवंत सिंह, उनका बयान है कि सभी राजनीतिक दलों को इस बात से अवगत करा दिया गया था। आप कह रहे हैं सर्वदलीय बैठक, सर्वदलीय, लेकिन उस वक्त के किसी पॉलिटिशियन को ऑब्जेक्शन नहीं था। ये तो आज वोट बटोरने के लिए आप लोगों को आपस में ऑब्जेक्शन हुआ है। उस वक्त किसी ने कमेंट नहीं किए थे, ना किसी कांग्रेसी ने किया था, ना बीजेपी में से किसी ने किया था, ना किसी कम्युनिस्ट पार्टी से किया था। ये तो पता नहीं अभी आप लोगों की सत्ता के कुर्सी के लिए कोई किसी को नपुंसक बता देता है, कोई किसी को उठाई गिरा बता देता है, कोई किसी को क्या बता देता है। मुझे लगता है कि आप लोग थोड़ी सी हिम्मत, हवास रखे, अपना ये हौसले मत खोइए। कोई किसी के लिए कुछ भी कमेंट कर रहा है, मुझे लगता है कि आप अपने राजनीतिक मंचों से कर सकते हैं, चैनल्स को तो कम से कम छोड़िए। यह भरोसा रखिए कि आज हिंदुस्तान जहां खड़ा हुआ है, कई सरकारों की उपलब्धियां हैं, इसमें यह भरोसा रखना चाहिए। या तो नरेंद्र मोदी साहब के उस एक्सपीरियंस को आप खारिज कर रहे हैं, जब पार्लियामेंट में स्पीच देते हैं और ये कहते हैं कि आज इस बात को हम खारिज नहीं कर सकते हैं कि किसी सरकार की कोई उपलब्धि नहीं है। आप कह रहे हैं कि नपुंसक थे आज तक के जितने प्रधानमंत्री 2 को छोड़ करके। या आप तय कर लीजिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कह रहे हैं उस पर यकीन करें, पंकज मीणा जो कह रहे हैं उस पर यकीन करें। जी बिल्कुल योगेंद्र जी, देखिए सरकारों के काम को नकारा नहीं जा सकता, परंतु फिर मैंने वही बात कह रहा हूं, आप तुलना करिए। मैं ये कह आज कोई ये इस बात को कतई ना तो कोई कोट कर सकता, ना कोई कहा जा सकता कि केवल कोई आज देश की अगर स्थिति है तो केवल 5 साल में आ गई या 2 साल में आ गई या 1 साल में आ गई, इसको कतई नहीं कहा जा सकता। परंतु देखिए कि स्थिति क्या है, हम कहां पहुंचे, कहां से चले थे, कहां पहुंचे। मैं आपको इसीलिए चीन का उदाहरण देके कह रहा हूं। चीन 1948 बिल्कुल आप सही कर रहे हैं। आज इजराइल देखिए, बहुत छोटा सा देश है। चीन की उस वक्त स्थिति आदिवासी के तरह की थी, और चीन ने किस कदर डेवलपमेंट किया कि 1962 में आके आपके घर में आके आपकी हजारों मील जमीन ले जाता है।
और उस वक्त हम क्या कर रहे थे बताइए मुझे। मैं आज को इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं, चीन का हमला हुआ उससे 15 दिन पहले तक नेहरू जी का यह स्टेटमेंट था कि चीन हम पे हमला नहीं करेगा। उनको इस बात का विश्वास था। वो पता नहीं किस मुगलाते में रहते थे। कहीं ना कहीं ये क्या फेल्योर नहीं है क्या तत्कालीन नेतृत्व का? आपका पड़ोसी इतनी तैयारी कर रहा है, आपके ऊपर हमला करने की तैयारी कर रहा है और उसकी सामरिक क्षमता आपको आइडिया नहीं है। ये कमजोरी नहीं है नेतृत्व की। तो फिर डोकलाम में अतिक्रमण क्यों हुआ? वहां पे हेलीपैड क्यों बने? क्यों डोकलाम? आप इस बात का भी जवाब दीजिए, क्यों डोकलाम में चीन को वापस होना पड़ा? ये आपको एक बात बताइए, डोकलाम में संसद पे हमला किसके राज में हुआ? संसद पे हमला किसके राज में हुआ? आपको पता है? ये संसद पे हमला देश की सबसे सुरक्षित जगह, देश की सबसे सुरक्षित जगह पे हमला हुआ। आप किस बात का करें? मुगालते में तो आप हैं। आप हमेशा मुगालते में रखते हैं कि भाई चीन बहुत बड़ा देश है, लोगों की उपलब्धियां के अंदर सिर्फ वाईफाई बटोर रहे हो, काम किया नहीं, सिर्फ गाय गोबर और धर्म की राजनीति करते हो। आपने कभी विकास की तो राजनीति करी नहीं। आपने अगर विकास किया तो आपको चौकीदार का सहारा लेना पड़ता क्या? कैसी बातें करते हो पंकज जी? ऐसा मत बोलिए। संसद पे हमला जो हमारा सबसे सुरक्षित जगह है वो किसके राज में हुआ? बताइए आप मेरे को। कैसी बातें करते हैं आप? बोल रहे हैं कि साहब ये है वो है, पुरानी सरकारों की है। कुछ भी बात नहीं है। देश की सुरक्षा के साथ किसी भी सरकार ने समझौता नहीं किया। लेकिन अब जो राजनीति आप कर रहे हो ना वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि आप है ना राजनीति। लेकिन राजेंद्र आर्य साहब, राजनीति केवल एक ही तरफ से हो रही है। सर जवाब तो देना पड़ेगा ना। अगर वो राजनीति करेंगे हम क्या घर में बैठ जाए? मैं तो कह रहा हूं ये तो आप लोगों को तय करना है। झूठ, प्रधानमंत्री झूठ बोलेंगे, वित्त मंत्री उनके झूठ को और तेजी से फैलाएंगे। मैं तो कह रहा हूं कि आप लोगों को तय करना चाहिए ये कि राजनीति की लिमिटेशंस कहां तक होनी चाहिए। बयानबाजी, आप ये बताइए कि अगर देश के प्रधानमंत्री कोई भी हो सकता है, कल आपका भी प्रधानमंत्री होंगे, इलेक्शन के दरमियान ही अगर कोई बड़ी उपलब्धि होगी तो उस प्रधानमंत्री के मुंह से नहीं कहलवाओगे? निश्चित रूप से या इस बात की गारंटी कोई दे सकता है कि क्या? मैं एक बात बताइए मुझे, ये गारंटी को ताल ठोक के आप दोनों बैठे में कोई सरकार या प्रधानमंत्री को दे सकता है कि आज के बाद में, आज के बाद में इस मुल्क में टेररिस्ट अटैक नहीं होगा? कोई दे सकता है गारंटी? मैं वही कह रहा हूं, मैं बता दीजिए। मैं वही कहना तो फिर जो संभव नहीं है क्यों कोसते एक दूसरे को? क्रॉस क्वेश्चन नहीं है। मैं आपको फिर यही बात बताना चाहता हूं कि राजनीति के अंदर जो संवाद का स्तर गिरा है उसको स्तर को गिराने का श्रेय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को ही जाता है, क्योंकि उन्होंने घूम घूम के 2013 के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट को जो क्रिटिसाइज किया, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का हवाला देके पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर खबर का हवाला देके जो करते थे, आपने संवाद का स्तर खुद गिराया। प्रधानमंत्री ने भाषा का चयन खुद किया। कांग्रेस की राजमाता मोदी जी ने जो संवाद की भाषा गिराई है, राजनीतिक संवाद की जो डायलॉग की भाषा गिराई है, ये भाषा का स्तर गिराने का श्रेय आपको जाता है भाई साहब। आप रहने दीजिए, इसके लिए आप जिम्मेदार हैं। झूठ बोलने के लिए, ऐतिहासिक तथ्यों को तोड़ने मरोड़ने के लिए आप सिर्फ झूठ का प्रचार करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी विकास की एक मॉडल पेश करना चाहती है। तो कहां से आ गया फिर? चौकीदार कहां से आ गया? 5 साल में चौकीदार कहां से आ गया? विकास किया होता तो चौकीदार क्यों लाने पड़ते? चौकीदार से आपको इतना डर क्यों लगता है? मुझे समझ में नहीं आता। क्यों इसलिए डर लगता है? अरे 5,000 करोड़ के घोटाले के अंदर आप शामिल है, जमानत के ऊपर बाहर आए, इसलिए चौकीदार से डर लगता है आपको? चले, कहा सैटेलाइट एंटी मिसाइल से बात करते करते हम घोटालों पे आ गए। खैर, लेकिन मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि देश के नाम ये बड़ी उपलब्धि है। अमेरिका और चाइना, ब्रिटेन, उनके बाद आज हम भी एक स्पेस की ऐसी ताकत बन गए हैं कि जो डीआरडीओ ने एक हमारे खाते में एक उपलब्धि माफ करेगा, रूस, चीन और अमेरिका, ब्रिटेन के पास नहीं है, चौथा मुल्क हिंदुस्तान बना है और एक बड़ी उपलब्धि इसे कही जा सकती है। डीआरडीओ को बधाई, सैल्यूट, देशवासियों को बधाई। खैर, सियासत होनी चाहिए, लेकिन सियासी मुद्दे एटलीस्ट ऐसे होने चाहिए कि जिसपे सियासत का भी मजा आए। अगर हर जगह हम टांग फंसाएंगे तो मुझे लगता है कि बहुत ही अलग अंदाज होगा, अलग स्थितियां पैदा होंगी जो होनी नहीं चाहिए। कम से कम देश की उपलब्धियों पे तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। चले, हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद हम जल्द लौटेंगे और बात करेंगे कि दल बदलुओं का क्या होगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर हम बात कर रहे थे पहले, हम स्पेस में भी दुनिया की चौथी बड़ी ताकत के रूप में अपनी पहचान बना ली है। हमने एंटी
सैटेलाइट मिसाइल की लॉन्चिंग की है, जिसके जरिए अगर कोई खुफिया सैटेलाइट अगर स्पेस में आता है और हमारी सुरक्षा के साथ कहीं पे अगर कोई खिलवाड़ करता है तो हम उसे भी मार गिरा सकते हैं। उस सैटेलाइट का लॉन्चिंग हुई है और उस मिसाइल का लॉन्चिंग हुई है और ऐसे एक लाइव सैटेलाइट को लक्ष्य के रूप में भेजने में सफल भी हुए हैं। खैर चलिए, अब हम बात करेंगे कि चुनावी मौसम और दल बदल ना हो, लेकिन दल बदलू आज इधर कल उधर चले भी जाते हैं। कार्यकर्ताओं की एक पीड़ा होती है कि कल तक हम इसके साथ दो हाथ करने को तैयार रहते थे, लेकिन आज अगर टिकट मिलता है तो हम उन्हीं की नारेबाजी करेंगे। और इसके लिए किसी एक पार्टी की स्थिति यानी रीजनल पार्टी हो चाहे नेशनल पार्टी हो, जब लगता है कि यह सीट ये निकाल सकता है तो बिल्कुल उसका वैसे ही स्वागत किया जाता है, सत्कार किया जाता है, मीडिया के सामने उसकी लॉन्चिंग होती है और बाकायदा उसे एक टिकट भी थमा दिया जाता है। चलिए, हम आज इसी को लेकर के थोड़ी चर्चा करना चाहेंगे। समय कम है लेकिन मुद्दा बड़ा है तो इस वजह से हम आना चाहेंगे। पंकज जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं। दल बदलों का भी एक मौसम होता है और चुनावी मौसम में कई रंग दिखाई देते हैं। क्या वास्तव में राजनीतिक दल उस मकसद में कामयाब हो पाते हैं? क्योंकि होता यह है कि एक तरफ अगर कोई दल बदल करके नेता आता है तो दूसरी तरफ इतने ही कार्यकर्ताओं की नाराजगी का सामना संगठन को भी करना पड़ता है, जो एक जनरल दिखाई देता है। क्योंकि जी भारतीय लोकतंत्र विश्व के अंदर सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र की बहुत सारी खूबियां हैं, पर मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि जब कोई अच्छाइयां होती है तो कहीं ना कहीं उसमें छोटी मोटी बुराइयां भी हो सकती है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। परंतु एक खूबी बड़ी अच्छी यह है कि यहाँ सबको स्वतंत्रता है कि आप चुनाव लड़िए, आप किस विचारधारा को फॉलो करते हैं, किस विचारधारा से प्रभावित होते हैं और किस राजनीतिक दल से जुड़ते हैं, इस बारे में आपको स्वतंत्रता है। दल बदल कानून जहां तक बात है वो तो चुनाव जीतने के बाद का होता है, उससे पहले आपको पूरी स्वतंत्रता होती है। और जहां तक मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक बात करना चाहूंगा कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए देश प्रथम है और हमारे कार्य करने की जो पद्धति है, जो हमारी रीति नीति है, उसके अंदर कोई विश्वास अपना व्यक्त करता है तो उसका भारतीय जनता पार्टी में सदैव स्वागत है। ये बात ठीक है कि ऐसे समय में कुछ लोग आते हैं जिनका पूर्व अनुभव या पूरे जो मैंने कहना चाहूंगा बैकग्राउंड हो सकता है कुछ डिफरेंट तरीके का हो, परंतु कोई इस स्थिति में आके आज एक उम्र में आके हमारे यहाँ विश्वास व्यक्त करता है तो निश्चित रूप से उसका स्वागत करना चाहिए। और आदमी के अंदर कैपेबिलिटी है, उसका उपयोग भारतीय जनता पार्टी अच्छे से करना जानती है। मैं एक उदाहरण देके बताना चाहूंगा, थोड़ा सा अपना बात जरूर लंबी हो रही है। नॉर्थ ईस्ट के एक बड़े नेता हुआ करते थे हेमंत विश्व शर्मा, निश्चित रूप से बड़े जनाधार वाले नेता है और बहुत सुलझे हुए नेता है और उनका पूरा राजनीतिक जीवन कांग्रेस पार्टी में रहा और गत 3 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के साथ है। वो अपने आप में एक उदाहरण है इस बात के कि उस आदमी में कैपेसिटी बहुत थी और किसी चीज को समझने की क्षमता बहुत अच्छी थी, साथ में भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति के बहुत नजदीक थे, इसलिए उन्होंने 3 साल में परफॉर्म करके दिखाया और उसी का नतीजा है कि आज वो भारतीय जनता पार्टी के साथ बहुत अच्छे से एडजस्ट कर पा रहे हैं। तो इसको दल बदलू के चीज से ना जोड़ते हुए मुझे ऐसा लगता है कि इसको भी खूबी के रूप में देखा जाना चाहिए कि हो सकता है कि नहीं, पर एक बात मैं जानना चाहूंगा पंकज जी, दल बदल का क्यों आता है? किसी को घर वापसी होती है, किसी का ये कहा जाता है कि सुबह का भूला शाम को अगर घर वापस आ जाता उसको भटकावा नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये उपयोग केवल बीजेपी में होता है, दूसरी पार्टियां भी तो वैसे ही करती होंगी या उनका नजरिया अलग होता है? निश्चित रूप से दूसरी पार्टी भी ऐसे करती होगी और कर ही रही है। देखिए, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, इस बारे में कोई कमेंट भी नहीं होने चाहिए। कमोबेश सभी राजनीतिक दलों की स्थिति ये है। हाँ, ये बात जरूर है कि अगर कोई देश के कुछ एकाध राज्य की बात करे तो वहां इसकी संभावना ज्यादा है, ऐसे मामले ज्यादा है, बाकी और पूरे देश भर में कम है। मैं चलिए वापस आऊंगा आपके पास में, मैं एक रिएक्शन लेना चाहूंगा राजेंद्र आर्य साहब का। राजेंद्र जी, वर्षों तक आमने सामने 2-2 हाथ करने को नेता तैयार रहते हैं, लेकिन मौसम आते ही वो अपना रंग बदल लेते हैं और पाला भी बदल लेते हैं। कुछ फर्क पड़ता है इससे? निश्चित रूप से लोकतंत्र है तो किसी को भी कोई भी अपना मत या राजनीतिक दल चुनने का अधिकार है। तो हम इस बात को तो कहते हैं, चुनाव के पूर्व अगर कोई आदमी अपनी राजनीतिक दल बदलता है तो उसमें मेरे ख्याल से किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हाँ, निश्चित रूप से वो तकलीफ वहां पे जो वर्षों से काम कर रहे होते हैं कार्यकर्ता या जो नेता अपना
टिकट की दावेदारी में होती है, उनको निश्चित रूप से तकलीफ होती है। लेकिन ये इसी बिना पे अपन किसी भी राजनीतिक दल में जाने से रोक नहीं लगा सकते। दूसरी बात, हाँ, चुनाव के बाद, जीतने के बाद जो दल बदलते हैं तो वो निश्चित रूप से पैसे के बल पे या धन बल पे या किसी और कारण से सत्ता के लोभ में या लालच में बदले जाते हैं, तो ये बातें अलग है। लेकिन आप ये देखिए, हम सबसे ज्यादा विक्टिमाइज हैं। कांग्रेस पार्टी, आप देखेंगे इस देश के अंदर कम्युनिस्ट पुराने हैं, जनसंघ थोड़ा पुराना है, क्योंकि जनसंघ आज मूल स्वरूप में नहीं है, आरएसएस पुराना है। और कांग्रेस में आप जितने भी क्षेत्रीय दल देखेंगे तो उनमें आपको सभी कांग्रेस के ही नेता मिलेंगे। किसी भी छोटे मोटे दलों में, क्षेत्रीय दलों में आप जाके देखेंगे तो विचारधारा हमारी है। तो हम तो खुद इस दल बदल से या लोगों की भटकने से परेशान हुए। तो देश की आज हालत आप देख रहे हो। आप यूपी का उदाहरण देख सकते हैं कि जातीय राजनीति में कैसे बटा हुआ है यूपी। तो दल बदल से निश्चित रूप से जो लोग अपनी सत्ता की जो भूख है उसको प्राप्त करने के लिए, आपने देखा होगा 2013-14 के अंदर जब हमारे लोकसभा के चुनाव हुए थे तो आपने देखा होगा हमारे कितने सारे कांग्रेस के एमपी बीजेपी के अंदर शामिल हुए थे। तो आपने देखा उस वक्त मीडिया का जो प्रचार था या जो कुछ भी था उसकी वजह से वो प्रभावित था। अब जो लोग आ रहे हैं वो निश्चित रूप से इनके दल से जो प्रभावित हैं, क्योंकि आज ना तो हमारे पास में सत्ता है ना हमारे पास पैसा है। आपने देखा गुजरात के अंदर इन्होंने जो अभी दल बदल करवाए या कर्नाटका में ये जो दल बदल का खेल खेल रहे हैं वो विशुद्ध रूप से पैसे की ताकत पे खेल रहे हैं। 150 करोड़ रुपया देके ये एमएलए खरीद रहे हैं। तो निश्चित मान वो एक अलग विषय। मैं तो ये कह रहा हूं, नेताओं का जो मन बदल रहा है, मन बदलता है तो वो नेता भी जैसे ह्यूमन बीइंग है तो उनको भी अपना दल या जो भी मत चुनने का अधिकार। देखिए, लालच में पार्टी बदलवाई जाना कोई नई बात नहीं। आप उंगली केवल बीजेपी में मत उठाइए, उंगली आप यूं करेंगे तो ये उंगली अपनी तरफ भी आती है। राजस्थान भी इसका उदाहरण है और भी कई प्रदेश ऐसे उदाहरण है। तो ये तो मत कहिए कि केवल सामने वाले के। मैं तो कह रहा हूं कि दाल में काला नहीं है, दाल पूरी काली है। नहीं, ऐसा तो नहीं कह सकते, क्योंकि आज भी नहीं, केवल आपको लोगों ने अकेले क्यों देखे, मत कहिए कि प्रलोभन देकर के सत्ता बचा रहे। आप लोगों के साथ भी हुआ है। वैचारिक रूप से लोग जो प्रतिबद्ध हैं उन्होंने अपने पूरे जीवन काल के अंदर पार्टियां नहीं बदली है, ना अपनी विचारधाराएं बदली है। तो जहां तक अब जो मैं ये निश्चित मान के चलिए कि अब जो कि एजुकेशन है, हमारी पॉलिटिकल एजुकेशन है या जो ट्रेनिंग का जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसके अंदर थोड़ी कमी रह गई। तो लोग बागों को क्या है कि तुरंत फायदा लेने की मैं चलिए लौटूं आपके पास में, उसके ऊपर लोग दल बदल करते हैं और उसके ऊपर वो फायदा। श्याम सुंदर शर्मा साहब हमारे साथ में है। श्याम जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि दल बदल, चुनाव का एक मौसम, देखिए वो तो एक अलग बात है कि जैसे राजेंद्र जी जिसका जिक्र कर रहे हैं कि फला जगह एमएलए को खरीद लिया, वहां पे उसको बदलवा दिया, रिजाइन करा दिया, उसमें तो साफ है कि कहीं ना कहीं लालच की बू आती है। और ये केवल इसके लिए बीजेपी को अकेले को कांग्रेस दौर से माने, मुझे नहीं लगता। आप कहेंगे कि ऐसा तो बीएसपी के विधायकों को कांग्रेस में मर्ज करा करके राजस्थान में भी हो चुका है। तो ये तो है नहीं कि वो कोई बिना कंडीशन आए होंगे, सारे के सारे मंत्री बने, किसी को संसदीय सचिव बनाया। तो ये केवल एक पार्टी पे आरोप नहीं लगा सकते। ये तो पंकज मीना उससे पहले स्वीकार किया कि सभी तरफ ऐसा होता है। और लेकिन चुनाव के पहले के दल बदल की हम बात कर रहे हैं, इसका कितना असर पड़ता है, किस पर पड़ता है? क्या कार्यकर्ताओं की मनोदशा इससे कुछ बदलती है, उनको सहन कर पाते हैं? देखिए योगेंद्र जी, जो मूल कार्यकर्ता होता है और वो अपनी पार्टी को निश्चित रूप से मेहनत से आगे बढ़ाने का प्रयास करता है, और जो ऐसे लोग जो कि सत्ता में भोग चुके होते हैं, सत्ता प्राप्त कर चुके होते हैं, विधायक रह चुके होते हैं, मंत्री रह चुके होते हैं या उस तरह के होते हैं, फिर उसके बाद जहां वहां उनको कुछ मिल नहीं पा रहा होता है तो फिर बदल के आ जाते हैं दूसरी तरफ, फिर बदल के चले जाते हैं। ये जो बदलाव होता है उससे मूल कार्यकर्ता का निश्चित रूप से हनन होता है। अब राहुल गांधी बार बार कह रहे थे कि जो भी आएगा पैराशूट से मैं डोरी काट दूंगा, आप भूल गए हो। अब मैं देख रहा हूँ लोकसभा चुनाव में एक भी आपने देखा होगा कि कहीं नहीं बोले वो कि डोरी काट देंगे, डोरी नहीं कट रही, डोरी कटेगी। अब क्योंकि वो डोरी खुद ही काट करके खुद ही शामिल करवा रहे हैं। कल तो देखिएगा जिस प्रकार का माहौल मेरे को देखने को मिला, घनश्याम तिवारी जैसा व्यक्ति जो कि इनके 40 साल तक इनके पार्टी उन्होंने कहा कि पैराशूटी को टिकट नहीं देंगे। अब देखिए, अब तो आने वाला समय बताएगा ना घनश्याम तिवारी क्यों आए। अभी तो आपको मालूम है क्यों आए। ऐसा तो नहीं कि उनको या तो कोई ना कोई प्रलोभन दिया होगा। जनार्दन तो चलो, जनार्दन सिंह गहलोत तो पुराना इनका था, चला गया था फिर वापस आ गया, वहां तो सुख भोग के आया। वो तो बीजेपी में उसने सुख भोगा। उसके बाद कह रहा था मेरी तो वसुंधरा जी से अनबन हो गई, बोलती नहीं है, बात नहीं करती। जब आपको पद दे दिया उसके बाद आप कैपेबल नहीं रहे वापस से। अभी तक वेयर हाउस के चेयरमैन रहे लास्ट तक,
अब आप देखिएगा उसके अलावा सुरेंद्र गोयल जैसा व्यक्ति जो कि मंत्री दो बार रहा और सब कुछ रहा, उसके बाद अब कांग्रेस में क्यों जा रहे हैं मेरे को नहीं समझ में आया। कोई ना कोई तो अंदर से है बात, ऐसी बात नहीं कि बिना बात किए हुए इस तरह के प्रभावशाली व्यक्ति आ जाए। तो ये तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि, और बाकी जो एमएलएज में तो बता ही दिया कि वो दल बदल नहीं सकते, वो इनके एसोसिएट मेंबर के रूप में रहेंगे कि हम समर्थन करते हैं, वो निर्दलीय रहेंगे। निर्दलीय कभी भी बदल के दूसरी, क्योंकि उसको विधायक सीट चली जाएगी, इसलिए कांग्रेस समर्थन ले सकती है उसको ये नहीं कहते कि हमारे कांग्रेस के पार्टी ज्वाइन नहीं कर विधायक है। इसलिए कल बहुत सारी बातें कही जा रही थी, तो बाद में मुख्यमंत्री जी ने खुद ने स्पष्ट किया कि हमारे एसोसिएट है, ये हमारे मूल रूप से विधायक नहीं है, नहीं रह पाएंगे कि पार्टी नहीं बदल सकती, विधायक में इनकी विधायकी चली जाएगी, इसलिए एसोसिएट के रूप में हमारे को समर्थन करेंगे। ये बात सही कही गई है। अब आप बार बार जो आप कह रहे हैं कि देखिएगा कि बीजेपी में भी इस बार कांग्रेस ने शुरू किया है दल बदल वाला, कि कांग्रेस में काफी लोग जयप्रदा सपा में लड़ती थी और वो बीजेपी में चली गई, बीजेपी में चली गई, बीजेपी में चली गई और टिकट भी दे दिया उनको, टिकट भी दे दिया 4 घंटे बाद 4 घंटे। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो ऐसे लोगों को आप टिकट दे करके खड़ा करते हो, वो तो पार्टी के लोग जिता देते हैं, लेकिन आम जनता भी समझती है कि वो क्यों आए, क्या कारण रहे। तो इसलिए दल बदल का कानून बनाया, वो प्रभावी रहा ही नहीं। इसका मतलब ये हो गया नहीं कि दल बदल का कानून तो देखिए आज भी प्रभावी है, अगर जनप्रतिनिधि बनते हैं तो विधायक होने के बाद तो नहीं जा सकते, पहले जा ही रहे हैं। अब देखिएगा कांग्रेस ने तो इस बार रिकॉर्ड तोड़ ही दिया, सबसे ज्यादा आपने बीएसपी का भी ले लिया, बीजेपी के भी ले लिए, और बाकी आपके नाराज थे उनको भी सबको शामिल करके बता दिया कि किसी भी तरह हमको पार्लियामेंट में सत्ताधारी पार्टी के रूप में आगे रहना है। जो कि बीजेपी जैसे पहले बीजेपी की 25 से 25 ले गई, तो अब बीजेपी 25 की 25 नहीं ले जा सकती, है तो 100% सही हो गया। लेकिन कांग्रेस चाहेगी कि वो 10, 12, 15 जितनी जीत सके, अधिक से अधिक किसी भी तरह जीत सके, और आने वाले समय में विधानसभा में किसी प्रकार का 10-12 में तो अधिक से अधिक कैसे जीत पाएगी, वो तो कम जीत पा रही है। 10-12-15 कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ, उसके अलावा ज्यादा नहीं इस स्थिति में आ सकते हैं, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। पहले भी ऐसे रिकॉर्ड टूटे हैं कि उनके 10 हो गए, उनके 25 हो गए, उनके 13 रह गए, उनके 12 रह गए, इस तरह की स्थितियां पहले भी देखने को मिली है। लेकिन वो रणनीति किस प्रकार की होगी, बीजेपी किस प्रकार के अपने उम्मीदवार 16 तो घोषित कर दिए, 9 इनके भी घोषित करने में दिक्कत आ रही है। तो ये सारी बातों को लेकर के निश्चित रूप से तो कुल मिलाकर के राजनीतिक दल अपना स्ट्रोक खेलने से पहले अगर दल बदलू उनके साथ में आते हैं तो एक मजबूती मिलती है, आपका ये मानना है? कुछ स्थिति में तो, क्योंकि कुछ तो उनके फॉलोवर्स होते हैं, वो निश्चित रूप से बदलाव रहते हैं। जैसे घनश्याम तिवारी के नहीं तो 10-5 हजार के तो होंगे फॉलोवर्स, जो कि अब हो जाएंगे। कुछ तो फॉलोवर्स उनको कहा कि आपका दल कांग्रेस हो रहा है तो हम कांग्रेस में नहीं जा रहे हैं, वापस से वो अपनी जगह मूल रूप में चले गए। ये भी हुआ इनके साथ। तो ये होता है कि कुछ तो प्रभावी होते हैं और कुछ अपनी महत्वाकांक्षा को पूर्ति करने के लिए वो दल में शामिल होते हैं। अब उसकी पूर्ति निश्चित रूप से उसको अंदर से कुछ न कुछ कहा जाता है, इसलिए ये भी बताया जाता है देखिए कि बीजेपी की स्थिति कैसी खराब हो गई, इसलिए वहां के लोग नहीं जा रहे, लोग हमारे पास आ रहे हैं। जैसे पहले वसुंधरा जी ने तोड़फोड़ की थी तो उन्होंने कहा देखिए आप तोड़ोगे तो हम। मैं एक कोट करना चाहूंगा बात और पंकज मीना साहब से। पंकज जी, मैंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के कुछ वॉल्यूम्स पढ़े हैं, उसमें राजनीति पर उन्हें एक बड़ी सटीक टिप्पणी की है कि भविष्य की राजनीति की फिक्र नेताओं को उसी तरह से करनी चाहिए जैसे देश की फिक्र होती है, क्योंकि अगर स्वस्थ और स्वच्छ राजनीति रहेगी तो देश का माहौल भी स्वच्छ रहेगा। उन्होंने बड़ी चिंता की थी और उन्होंने दल बदल तो नहीं कहा, उन्होंने कहा कि अवसर का लाभ लेकर के जो लोग प्रलोभन के जरिए या अपने कुछ इच्छाओं की पूर्ति के लिए अगर दल बदल करके दूसरे पार्टी में जाते हैं, वो विश्वसनीय नहीं कहे जा सकते। अवसरवादी लोग, उन्होंने बाकायदा कहा उसमें अवसरवादी लोग ऐसे होते हैं। तो आप लोग भी उस विचारधारा से साइडलाइन कर रहे हैं उसको भी? देखिए, सबसे पहले तो आपने कि अवसरवादिता, मैं इस वजह से कह रहा हूं उनका कोट करके कि इलेक्शन के एन वक्त यह समझ बैठता है कि आप चुनाव नहीं है, कुछ नहीं है, पार्टी की सेवा करूंगा साहब, मैं आज आ गया 4 साल पहले, तो वो समझ बैठते हैं कि हाँ पार्टी ने 4 साल काम किया है, उसके बाद में अगर कोई हक बनता है तो उसको मिलना चाहिए। आपने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने 1967 में अपना एकमात्र चुनाव लड़ा था और वो चुनाव वो हार गए थे। चुनाव प्रचार के दौरान उनको कहा गया कि दीनदयाल जी आप अपने नाम के आगे पंडित जी शब्द यूज कर लीजिए तो आप जीत जाएंगे। उन्होंने उस चीज से भी समझौता नहीं किया। उन्होंने कहा मैं कोई जाति नेता नहीं हूं,
और केवल जाति के आधार पर चुनाव जीतना मुझे कतई मंजूर। चलिए वो तो बहुत बड़ी बात है। मैं अवसरवादिता पे आपकी बात जानना चाह रहा हूँ क्योंकि अपने पास समय भी कम है। पंडित दीनदयाल जी का आपने जिक्र किया इसलिए मुझे छोटी सी 2 लाइन तो फिर किसी को भी शामिल नहीं कर सकते आप उनका सिद्धांत। मैं तो आपके आइडियोलॉजी की बात कर रहा हूँ कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की आइडियोलॉजी का जिक्र आपके नेता अक्सर भाषणों में पार्टी लाइन पे करते हैं। मैं उस हिसाब से जानना चाह रहा था आपसे। नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से आज भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के बताए रास्ते पे चल रही है और निश्चित रूप से जनसंघ का स्थापना और भारतीय जनता पार्टी के बाद में स्थापना हमारे कहीं ना कहीं उसके नींव में आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के ही मूल विचार है। नींव में तो है लेकिन वृक्ष जब बन गया और उसके टहनियों में नहीं दिखाई दे रहा है। नहीं, परंतु हमने आप जीत के लिए कुछ भी कर सकते हो, ये कहो ना जीत के लिए हम भूल जाते हैं। कतई कहीं भी मंजूर नहीं है। हमने जीत के लिए आपको याद दिलाना चाहूंगा। आप देखिए ना, आपने कल्पना जी को दिया ना, जीती है वो कांग्रेस की थी। श्याम जी आप सुनिए, आप ममता जी को दिया, वो हार गई, वो अलग बात है। 13 दिन की जब सरकार गिरी थी हरीश लोकसभा के अंदर वो भाषण आप सुनिए, आपको अच्छे से सुना, बहुत अच्छे से सुना भी ध्यान है वो कि मैं एक सीट कैसे के कारण आज हमारी सरकार गिन रही है और मैं प्रधानमंत्री होने के नाते जिम्मेदारी से कह सकता हूँ कि एक सीट खरीदना कोई बड़ी बात नहीं थी, परंतु मुझे ऐसी राजनीति में बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा इसी नीति पे चलने वाली राजनीतिक दल है। आप एक बड़ी अच्छी बात मैं आपको छोटे से योगेंद्र जी और बताना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसे राजनीतिक दल है जिसकी रीति नीति उसके नाम के अंदर स्वरूप में ही झलकती है। हमारे नाम में भारतीय आपकी बात कर रहे हैं सर, हम तो आपकी बात कर रहे हैं। अंतिम अटल बिहारी वाजपेयी आप कॉर्पोरेट कल्चर आ गया, आप अटल बिहारी वाजपेयी को बिल्कुल मैं मानता हूं। उस वक्त प्रधानमंत्री के लिए या रूलिंग पार्टी के लिए एक सीट खरीदना कोई बड़ी बात नहीं थी, सहमत हूं। और बिल्कुल उन्होंने कहा भी था, उनका वक्तव्य भी छपा था, काफी लोगों ने कहा भी होगा उनसे कि सरकार नहीं गिर सकती। लेकिन बात सही है, होना चाहिए, क्योंकि देश हमारी परंपराओं से और इन संस्कृतियों से भी चलता है कि एक वोट सब कुछ नहीं होता है। एक वोट के लिए सरकार बेशक गिर जाए, लेकिन हमारे जो सिद्धांत उनके साथ हम समझौता नहीं करेंगे। बड़ी अच्छी बात है, कभी भी आएगा तो अटल बिहारी वाजपेयी को आप लोग इसी तरह से याद करते रहोगे, बात सही है। लेकिन अटल जी कभी ऐसा नहीं करते थे। मुझे याद नहीं आ रहा कि उस वक्त में कि 4 घंटे पहले कोई पार्टी ज्वाइन करे या 2 घंटे पहले कोई ज्वाइन करे फिर उसको आप हाथ का टिकट पकड़ा दो। मैं आपको 4 दिन पहले का ही मेरे चैनल का एक बयान ममता शर्मा साहब का सुनवा सकता हूं, जब कांग्रेस के लिए वो हमारी यहां पे एक डिबेट में थी और उसके बाद जिस तरह से बीजेपी को आईना दिखा रही थी, और जब सामने मेरे चैनल पे लाइव चल रहा था तो ममता जी सिंबल लेकर के अपनी गाड़ी में से ये उंगली करते वसुंधरा जी के घर में से निकली थी, विक्ट्री टिकट लेकर के आ गई हूं मैं बाहर। तो ये मुझे लगता है कि वो दौर नहीं था। श्याम जी सही कह रहे हैं कि सत्ता के लिए कुछ भी करेगा, अब वो सीन बन गया है। क्योंकि देखिए, कांग्रेस को तो आप कह सकते हैं कि कांग्रेस की संस्कृति ऐसी रही है। कांग्रेस इस बात का दावा भी नहीं करती है कि हम दागी और बागी को टिकट नहीं देंगे। इनका तो साफ कहता है कि हम समीकरण में देखेंगे कि जीतने वाला कौन है। योगेंद्र जी, एडीआर के सर्वे के अंदर पिछली 2014 की लोकसभा में सबसे ज्यादा दागी सांसद इन्हीं के थे, भाजपा के ही थे। आप उस आंकड़े को उठा के देख लीजिए। इसलिए और प्राइम मिनिस्टर ने कहा भी था कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा भी था कि मैं स्पेशल कोर्ट लगवा के तुरंत सुनवाई करवा के इनको जेल भिजवाऊंगा या उनको सजा दिलाऊंगा। जेल की बात नहीं कही सर। मैं एक बात कहना चाहूंगा, देखिए ये तो सभी दलों को तय करना भी चाहिए। नरेंद्र मोदी को इसमें अलग बात नहीं कर रहे हैं, वो सही बात कह रहे हैं। वो ये बात कह रहे हैं कि देखिए, आज रास्ते रोकते हो आप लोग, राजनीति में आरोप बहुत सारे लगते हैं, केस भी दर्ज होते हैं। कई मैं छात्र नेताओं को बता सकता हूं, सुन लीजिए एक सेकंड। वो कोई, अब मैं 2-3 के नाम भी बता सकता हूं। कोई ऐसे हिस्ट्री सीटर नहीं है। राजकुमार शर्मा, अशोक लाहोटी, ये हिस्ट्री सीटर कहला सकते हैं, लेकिन इनकी हिस्ट्री सीट खुली हुई है। यूनिवर्सिटी के आगे छात्रों के लिए आंदोलन किया, रास्ता रोक दिया। कई ऐसे नेता हैं जिनके ऊपर बिजली के लिए धरना दिया, प्रदर्शन किया, रास्ता रोक दिया कि साहब लाठीचार्ज में इन पे राजकार्य का वादा का आरोप लग गया। ये अगर ऐसे आरोप हैं, उनके वास्तव में मेरिट्स डिमेरिट्स जो भी हैं उस केस के, उनकी सुनवाई फास्ट होनी चाहिए, क्योंकि वो जनप्रतिनिधि बन गए हैं। अगर उसका बैरिकेडिंग आपको करना है तो फास्ट। ये इस बात में तो आपको भी वही बात करनी चाहिए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, ये तो थोड़ा फास्ट होना ही चाहिए। अगर जनप्रतिनिधि चुना गया है, उस पर एक आरोप है, उसकी फास्ट होनी चाहिए। 2014 में जिसका वादा किया नहीं पूरा। सर मैं तो ये कह रहा हूं, देखिए आरोप 2 तरह के सर। आज अगर मान लीजिए कालीचंद शराब कालीचंद शराब के खिलाफ अगर मान लो कोई केस दर्ज है, अभी रास्ता रोकने के, अगर वो देंगे कि मेरे खिलाफ 10 कोई हत्या का आरोप हो, बलात्कार का आरोप हो, चोरी का आरोप हो, तो ये बात में समझ में बैठती है कि हाँ ये बहुत गंभीर और संगीन आरोप थे, ऐसे लोगों को क्यों टिकट दिया गया, वो तो आप लोगों को तय करना चाहिए। लेकिन आरोपी होता है। ये बात सही है कि उसके फास्ट हियरिंग करके आप उसका कोई डिस्पोजल करवाइए,
ये तो सभी राजनीतिक दलों को आपको तय करना चाहिए केवल एक प्रधानमंत्री क्या करेंगे इसमें। केस दर्ज होने में फर्क है, उनके खिलाफ एफआईआर हैं और वो ईडीआर का जो आंकड़ा है 2014 के अंदर जो संसद सदस्य, सर आरोप नहीं, देखिए मर्डर का केस है, उनके ऊपर मर्डर के भी केस है, बलवा का भी केस है, दोनों तरफ कई तरह दोनों तरफ परसेंटेज उठा के देख लीजिए, उनके जितने 282 जीते हुए आपके 44 है, तो उस रेसों में तो ज्यादा निश्चित रूप से वो आएंगे, उतना ही निकलेगा। परसेंटेज तो हमेशा आपका वही चीज रहेगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप इतने दावे से कह रहे हैं, आपके तो राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद जमानत पे हैं, आप कह रहे हैं संगीन अपराध, उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप है। आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष तो तड़ी पार रहे ना, 5,000 करोड़ का उनको 5,500 करोड़ का भ्रष्टाचार का आरोप आपके 50,000 का 80 करोड़ रुपए बनवा दिए। कहते हैं कि भाई कैसी बातें करते हो, केस वालों को डिबार करना चाहिए। आप पंकज जी आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष को देखिए, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष, चलो दल बदल रह जाएगा बॉस, मेरा दल बदल रह जाएगा, मेरा दल बदल रह जाएगा, दल बदल पे आइए, दल बदल पे आइए। मैं चले आपने दोनों ने एक दूसरे के ऊपर अपनी बातें जो कहनी थी कह चुके। मैं तो सिर्फ पंकज जी जिस मुद्दे पे आना चाह रहा था, मैं आइडियोलॉजी के साथ में बात कर रहा हूं, क्योंकि हम जब चर्चा करते हैं तो सामने वाले की कमी उजागर करके उसको तो आईना दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम हमारे सिद्धांतों को भूल जाते हैं राजनीति में। और मैं ये कहूंगा केवल राजनीति की बात में सारे संस्कार जो किसी भी समाज संप्रदाय हमारे स्तंभ सबके नैतिकता जो डाउन हो रही है, उस पर कहीं तो हमें एक स्टॉप रखना पड़ेगा, एक एंड के लिए कहीं तो हमें एक सीमा तय करनी पड़ेगी कि इसके ज्यादा आगे जाएंगे तो समुद्र होगा, और समुद्र में डूबने के बाद में कई बार बॉडी भी बाहर नहीं आती है। तो ये तो कहीं तो तय करना पड़ेगा कि एक लिमिट हो, कम से कम ऐसा नहीं करें, क्योंकि आज सारे दल एक रंग में रंगे नजर आते हैं। कोई ये नहीं कह सकता दावे के साथ में दिखाई सबको देता है। आज आप पार्टी के स्पोक्स पर्सन है, वकालत कर सकते हैं पार्टी की, लेकिन अंदर से आपको भी महसूस होता है कि अंतर नहीं आज किसी की आइडियोलॉजी में। देखिए, जहां तक बात है, अभी मैं आपकी बात का जवाब दूं इससे पहले आपके कांग्रेस के माननीय प्रवक्ता उन्होंने एक बड़ा अच्छा शब्द किया, कांग्रेस सबसे ज्यादा विक्टिमाइज है दल बदल के मामले में। परंतु क्या कांग्रेस के नेतृत्व कभी इस बारे में आत्ममंथन करते हैं, इंट्रोस्पेक्शन करते हैं कि क्यों है कांग्रेस का जो आधारभूत कार्यकर्ता? सर समय कम है, आप तो बीजेपी की बात कर लीजिए, कांग्रेस का जवाब वो देंगे। से लेके इस शरद पवार मैं पिछले मुद्दे को सर मैं तो पिछले पंकज जी आप तो बीजेपी की बात कर लीजिए, बीजेपी की बात करिए, आप कांग्रेस में मत जाइए, क्योंकि अभी हो यही रहा है पिछले कुछ महीने से कुछ साल से मैं ये देख रहा हूं कि अपनी उपलब्धियों से ज्यादा सामने वाले की कमी पे हम निशाना साधते हैं। सर आप अपनी बात बताइए, मैंने तो बड़ा अच्छा उदाहरण दिया, वॉल्यूम 3 में है, मैं पेज भी बता सकता हूं आपको। नहीं बिल्कुल, मैं आपकी बातों को, इन दोनों बातों को क्लब करते हुए बात करना चाह रहा था। आज प्रणब मुखर्जी इतने अच्छे इंसान है और पूरे सर आप बीजेपी की बात करें ना, बीजेपी ओनली बीजेपी की बात करिए, आप कांग्रेस की कमियां बता रहे हैं। जहां तक बात है, अब बीजेपी की बात नहीं कह रहा हूं, आपको बड़ा स्पष्ट है। देखिए, हो सकता है कि श्याम जी बहुत अच्छे इंसान हो, परंतु कहीं ना कहीं जहां बैठे हो अपने साथ न्याय नहीं कर पा रहे, और उनको कहीं ना कहीं किसी भी उम्र में ये बात का एहसास हो सकता है कि हाँ मैं अपनी जगह ठीक नहीं हूं, मेरी जगह वहां होनी चाहिए, और वो कभी भी निर्णय कर समय कम है। मैं आपको ये अभी मैं कुछ ऐसे कुछ मेरी भी एक आदत मानिए, कैसे भी करिए, इसको मैं देखता हूं कि किस व्यक्ति ने कभी क्या कुछ कहा। जयप्रदा जी का एक रामपुर में एक सभा के दरमियान एक वहां जब सभा चल रही थी तो गुजरात दंगों का जिक्र कर रही हैं वो उसमें, और वो कह रही हैं कि क्योंकि वहां कहना बहुत जरूरी था, वहां पे एक बड़ी आबादी एक संप्रदाय विशेष की है, अगर वो बात वो नहीं करेंगे तो वोट कैसे मिलेंगे। तो ये एक मुझे ऐसा लगता है कि जब बोलने से पहले किसी भी पॉलिटिशियन को एक नसीहत होनी चाहिए कि कल जरूरी नहीं है जहां पे आज बने हुए हो बैठे हुए कल उस पार्टी में नहीं जा सकते। कम से कम इतना तो धर्म, इतनी नैतिकता, इतनी शर्म तो होनी चाहिए कि आज हम जो कुछ कह रहे हैं कल क्या वास्तव में जब लोग YouTube से सर्च करेंगे या कहीं से किसी के पास में कोई क्लिप होगी और जब उसको परोसना शुरू करेंगे तो जवाब क्या होगा हमारे पास में। मैं उस तरह से बात करना चाह रहा हूं। तो नेता जब जाते हैं दाएं बाएं घूमते हैं तो ये कभी ये नहीं देखते कि हमारा पीछा जो कल्चर है वो कैसा रहा है, हमने क्या कहा क्या नहीं कहा। खैर चले समय कम है, मैं श्याम जी सीधा आपके पास आना चाहूंगा। ये नेताओं को कभी ये महसूस होता है कि कल तक हम क्या कह रहे थे, अचानक ये ज्ञान की जागृति कैसे होती है कि अब मुझे घुटन महसूस हो रही है, अब बदल लेना चाहिए। देखो, स्वार्थों की पूर्ति नहीं होती है, वहां पर सब चीज खराब होती है। अब पार्टी में यदि शुरू से कोई है लगा हुआ और वो उसकी सेवा कर रहा है और पद पा रहा है तो अलग बात है। पद पाने के लिए आप दूसरी पार्टी में जाते हैं और उसको इसलिए लिया जाता है कि इसके वोटों के माध्यम से हमारी सीट बढ़ जाएगी। अभी बीजेपी ने कुछ जगह किया था, कांग्रेस ने भी कर डाला अभी। तो ये सारी चीज क्या है कि चुनाव, जैसे अब चुनाव लोकसभा के चुनाव है और लोकसभा के चुनाव में कुछ लोगों को लेकर के हो सकता है कि कुछ
उपलब्धि भी प्राप्त हो सकती है। लेकिन ये बात सही है कि आपको नैतिकता तो कहीं निर्धारित करनी ही पड़ेगी कि जो लोग 5-5 बार 7-7 बार जीत चुके, फिर भी आप बदल करके कहीं दूसरी जगह जा रहे हो, तो आखिर उसका मतलब क्या है? आपने पूरा भोग लिया, सब कुछ कर लिया, उसके बाद तो आपको कहना चाहिए मैं राजनीतिक संन्यास लेता हूं। नहीं, संन्यास नहीं, मैं तो अभी 5 साल तक कैपेबल हूं, इसलिए कहीं जाकर के चुनाव लड़के फिर कहीं आ सकता हूं। ये जब लेकिन कुल मिलाकर के माना जा सकता है कि जो लोग दल बदल करके आते हैं, क्या पार्टी वास्तव में हमेशा उसी भरोसेमंद कार्यकर्ता की तरह देखती हैं, या फिर दोनों एक दूसरे को बिल्कुल ये कहते हैं कि मेरा कल का पता नहीं है, एंजॉय करो, राजनीति में जो अपना स्वार्थ जिसको लेकर के आए वो पूरा हो और फिर चलते बनो? कुछ ऐसा दोनों तरफ से सोचा तो नहीं जाता है? बिल्कुल, आप देखिएगा कि जिस नेता के प्रति समर्पित होकर आते हैं वो तो नेता जानता है कि मेरे लिए है ये, वो पार्टी के लिए नहीं आते। जैसे अब जनार्दन सिंह गहलोत का आप देख लीजिएगा, वो कह रहा था कि मैं वसुंधरा जी के कारण गया था, बीजेपी के कारण नहीं गया था, मैं वहां पर जाकर के कैपेबल नहीं हुआ और वसुंधरा जी मेरे से नाराज हो गई तो मैं वापस आ गया। तो इसका मतलब ये कि नेता के प्रति बहुत, ये महज एक उदाहरण है, होता यही है। राजनीतिक दल भी पर्टिकुलर वर्कर कई बार इस बात की आवाज भी उठाते हैं कि मत लीजिए इसको, ये कल अपने सगे नहीं रहेंगे, जब अपनी पार्टी के सगे नहीं है तो हमारे सगे कब होंगे? लेकिन नेताओं को ऊपर सत्ता की कुर्सी दिखती है, लगता है कि इससे हमारा वेतनी पार होने में और मदद मिल सकती है, कुनबा बढ़ेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। कार्यकर्ताओं की एक पीड़ा, कार्यकर्ता हर पार्टी में बेचारा है। बेचारा इस नाते है कि उसकी पीड़ा किसी से सुनी नहीं जाती है, महज उसका एक दोहन होता है, एक शोषण होता है, उसको केवल उपयोग लिया जाता है। और अगर कहीं पे कोई गाज गिरती है तो सिर्फ कार्यकर्ता पे गिरती है कि उसने पोस्टर क्यों लगा दिया, किसी के साथ क्यों चला गया, उसने खाने पे क्यों बुला लिया। ये कुछ हमारी स्थितियां बन गई हैं। अधिकार एक नेता को जितना है उतना ही कार्यकर्ता को भी है और वो होना भी चाहिए। खैर, ये राजनीतिक दलों को तय करना है कि वास्तव में दल बदल में हमें एक स्तर क्या रखना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में आज इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।